नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे ब्लॉगर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैदिक काल के लगभग 45 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल जीके जीएस का पार्ट 2 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके जो है पहले पार्ट को भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है वैदिक काल का सर्वमान्य काल कितना था। दोस्तों, जो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था 1500 से 600 BC तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें तो वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, वैदिक काल को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है ऋग वैदिक काल है, जिसका टाइम पीरियड जो है वो 1500 से 1000 BC तक है। और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल है, जिसका टाइम पीरियड जो है वो 1000 से 600 BC तक माना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे। दोस्तों, जो आर्य थे वो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य का मुख्य निवास कहाँ था। तो दोस्तों, मैक्स मूलर के अनुसार जो था आर्यों का मुख्य निवास स्थान था जहाँ पर वह रहते थे वह मध्य एशिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें तो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाई। दोस्तों, आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। इसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। दोस्तों, जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट की बात करें आर्य किसकी खोज में भारत आए थे। दोस्तों, आर्य किसकी खोज में आए थे तो आर्य जो है वो चारागाह की खोज के लिए आए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बांटा गया था। तो दोस्तों, जो आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी वो कुल 5 भागों में बांटा गया था। ये 5 भाग कौन कौन से थे दोस्तों, तो ये थे कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो वैदिक सभ्यता में परिवार का मुखिया कौन होता था। दोस्तों, वैदिक सभ्यता में जो परिवार का मुखिया होता था वो पिता होता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी वो पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। वहीं अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की तो सिंधु सभ्यता में जो परिवार की मुखिया होती थी वो माता होती थी। इसीलिए जो है सिंधु सभ्यता जो था वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें तो वैदिक काल में युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था। दोस्तों, वैदिक काल में युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व करता था वो राजा करता था, जिसको हम राजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें तो वैदिक काल में गुप्तचर विभाग को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों, वैदिक काल में जो है गुप्तचर विभाग को जो है स्पष्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें तो वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, वैदिक काल में जो अपराधियों को पकड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था उनको उग्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में किस प्रकार की प्रणाली प्रचलित थी। दोस्तों, वैदिक काल में जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें तो वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। तो दोस्तों, वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रख लेना है कि दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आर्य मनोरंजन के लिए किसका प्रयोग करते थे। दोस्तों, आर्य जो थे वो मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुव क्रीड़ा का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ऋग वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता किसे माना जाता था। दोस्तों, ऋग वैदिक काल में जो सबसे प्रिय देवता थे वो इंद्र को माना जाता था।
दोस्तों इंद्र को युद्ध के नेता और वर्षा के देवता के रूप में भी जाना जाता था। दोस्तों ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की जो कुल संख्या है वो 4 है। तो ये चारों वेद कौन कौन से हैं? तो एक आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के सबसे पुराने वेद कौन से हैं? दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चारों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों चारों वेदों को संयुक्त रूप से जो है वो संहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें तो ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री का जो है उल्लेख किया गया है। वहीं अगर बात करें डिटेल में इसकी बात करें तो तीसरा मंडल जो है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशरथ युद्ध का वर्णन किया गया है। वहीं ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है, जबकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऋग्वेद के उपवेद क्या हैं? तो दोस्तों जो ऋग्वेद का उपवेद है वह आयुर्वेद है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह अगर हम बात करें यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद क्या है? तो गंधर्ववेद है। और जो अथर्ववेद का उपवेद है वो है शिल्पवेद। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? दोस्तों ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, जबकि 10,462 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 11 बालखिल ऋचाएँ हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? दोस्तों ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? दोस्तों ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है, जबकि यमुना नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में किया गया है? दोस्तों यजुर्वेद की रचना जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऋग्वेद के पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऋग्वेद का पाठ करने वाले ऋषियों को जो है वो होत्र के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम यजुर्वेद का पाठ करने वाले ऋषियों की बात करें तो उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। वहीं सामवेद का पाठ करने वाले ऋषि को जो है उद्गाता कहा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखिए। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन की बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का उल्लेख किया गया है? दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कुल 250 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। वहीं अगर हम अग्नि देवता की बात करें तो ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए जो है 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, तो इसे आप याद रख लीजिए कि भारतीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद को कहा जाता है, और सामवेद का पाठ करने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता है। वहीं जो सामवेद का उपवेद है वह गंधर्व वेद है। और दोस्तों एक फैक्ट आप और याद रखिएगा कि गंधर्व वेद की रचना किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों गंधर्व वेद की रचना जो है वो नारद मुनि के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? दोस्तों जो अथर्ववेद है वो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। दोस्तों अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया था, और अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें तो किस वेद में जादू, टोना, विवाह, राज्याभिषेक आदि का उल्लेख है? दोस्तों जो अथर्ववेद है उसमें जादू, टोना, विवाह, राज्याभिषेक आदि सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की जो कुल संख्या है वो 18 है, जिनमें सबसे जो पुराना है, जो सबसे प्रामाणिक पुराण है
वो मत्स्य पुराण है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? दोस्तों पुराणों का जो संकलनकर्ता थे वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदांगों की जो कुल संख्या है वो 6 है। और ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो ये एक शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त और छंद है। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? दोस्तों स्मृत ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है वह मनुस्मृति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आर्य मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? दोस्तों जो आर्य लोग थे वो मिठास के लिए जो है सोम रस का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो युद्ध में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है या किस शब्द का उल्लेख है? दोस्तों युद्ध में गाय के लिए जो है वो गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आर्यों का जो सबसे प्रिय पशु था वो कौन सा था? दोस्तों आर्यों का जो सबसे प्रिय पशु था वह घोड़ा था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेदों में किसे न मारने वाला पशु कहा गया है? दोस्तों वेदों में गायों को जो है वो न मारने वाला पशु कहा गया है। गायों की हत्या करने या उनको नुकसान पहुंचाने पर जो है वैदिक सभ्यता में व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान भी किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आर्यों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों आर्यों द्वारा सबसे पहले जो है वो लोहा और तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। आर्य लोग जो है लोहा धातु को जो है श्यामयस कहते थे, वहीं तांबा धातु को जो है वो लोहित अयस के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में कौन से देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता कराता था? दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जो है वो अग्नि देवता जो थे वो मनुष्यों और देवताओं के बीच जो है मध्यस्थता स्थापित कराते थे। तो ये भी याद रखिएगा। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वैदिक काल की मुद्रा की इकाइयाँ क्या थी? तो दोस्तों वैदिक काल में किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन था? तो दोस्तों वैदिक काल में जो था वो निष्क और शतमान जो थी मुद्रा की इकाइयाँ थी और इसी का प्रचलन जो है वैदिक काल में था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों वैदिक काल में हल को जो है वो सिरा के नाम से जाना जाता था, जबकि हल रेखा को जो है वो सीता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं कौन सी थी? तो दोस्तों वैदिक काल की जो प्रमुख विदुषी महिलाएं थीं उनका नाम था लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिकता और सरस्वती। ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट की बात करें ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र की जो रचना है वो बादरायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो वैदिक काल में ब्याज देकर धन लेने वाले को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में ब्याज देकर अधिक धन लेने वाले को जो है वेकनौद या सूदखोर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी आप याद रखिए। दोस्तों ये थे वैदिक काल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप पूरी तरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में इसके पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।